8 बज गए हैं, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 दोनों राज्यों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 90 सीटों के नतीजे कुछ देर में आने शुरू होंगे, रुझान आने शुरू होंगे शुरुआती। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहला जनादेश होगा। इसी तरह हरियाणा में 10 साल का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके बाद में ये चुनाव हो रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए या एग्जिट पोल ने जिस तरीके से इशारा किया अलग अलग एजेंसीज़ ने, उसने ये बताया है कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है हरियाणा में। वहीं 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव में बहुत ही मिक्स्ड जनादेश रह सकता है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है। निर्दलियों की तादाद बहुत बड़ी है, ख़ासतौर पर घाटी में कई निर्दलीय हैं जो इस बार सत्ता समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी तरह पीडीपी है, पीडीपी का दावा है कि वो किंग मेकर की भूमिका में उभर कर सामने आएंगे। और जब 90 सीटों वाला राज्य होता है तो छोटे राज्यों में 8-10 सीटें बहुत बड़ा उलटफेर कर देती हैं। किंग मेकर की भूमिका में सही में इस तरह के राजनीतिक दल आ जाते हैं। हरियाणा में हालांकि स्थितियाँ ऐसा लगता है कि ना बने, और हरियाणा में जिस तरह के का माहौल है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, जो एग्जिट पोल के इशारे रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही हैं कि कांग्रेस के लिए हरियाणा से कोई अच्छी खबर आ सकती है। हालांकि नायब सिंह सैनी ने ये दावा किया है कि वो हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी, इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है। आज सुबह से ही भक्ति में लीन दिखाई दिए नायब सिंह सैनी, और इसी तरह रविंद्र रैना भी यज्ञ हवन पूजन करते हुए दिखाई दिए। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जा रही है और बहुत शुरुआती रुझान, ये देखिए जो आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर, ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट की गिनती से आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में आप देखेंगे तस्वीर बदलने लगेगी। ये पहले रुझान है, आप जिनको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हरियाणा में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शुरुआती खाता खुला। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये पोस्टल बैलेट हैं और रुझानों में बड़ा फ़र्क आता है। अगले आधे घंटे में जो आप रुझान देखेंगे उसमें बड़ा परिवर्तन आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरीके से ये शुरुआत है। हरियाणा में भी और जम्मू कश्मीर में भी ये शुरुआती रुझान। 4 सीटों पर हरियाणा में जो रुझान आए हैं उनमें 3 पर भारतीय जनता पार्टी, 1 पर कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर शुरुआती रुझान हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी 2 पर दिखाई पड़ रही है। ये शुरुआती रुझान, यानी आप जो इंतजार कर रहे थे मतगणना का, उसकी शुरुआत हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा हैं। शुरुआती रुझान में वो आगे हैं। हालांकि ये बहुत शुरुआती रुझान है, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है, फिर भी ईवीएम जो हैं वो बहुत तेज़ी से आपको नतीजे और रुझान देते हैं। जम्मू कश्मीर का रुझान भी जैसे आपको बताया, और इसमें अब आप देख रहे हैं जो मुख्य मुकाबला है वो ये 4 पार्टियां हैं। इनमें हालांकि अदर्स जो है निर्दलीय, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। शुरुआती रुझान में 2 बीजेपी, 1 पीडीपी, 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस का भी खाता नहीं खुला है और अदर्स 0 पर हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इन दोनों ही चुनाव के दौरान कई मुद्दे गरमाए रहे, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे सपनों का कश्मीर बने, जहाँ शांति हो, सुख हो, सब मिलके रहें, जहाँ लोगों की बात सुनी जाए, तो उसी के लिए हम पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज काउंटिंग का दिन है, लेट अस होप काउंटिंग शुरू हो जाएगी, सब कुछ सामने आ जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, किस ओर ये चुनाव जाता हुआ दिखाई? मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, आई डिड माई बेस्ट। हमने अपनी कैंपेन चलाई 10-12 दिन, इनको 5.5 साल मिले, मुझे 12 दिन मिले। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया होगा उसको स्वीकार करना होगा सबको। कुछ एंटिसिपेशन आपकी कि नहीं, मेरी कोई एंटिसिपेशन नहीं है, सॉरी। लेट अस वेट, जो लोगों ने मैंडेट दिया है उसका रेस्पेक्ट किया जाए।
सब आपके सामने होगा, उसके बाद एनालाइज करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला साहब की बातचीत हो रही थी एएनआई से। उन्होंने ये बताया कि हमारे दरवाजे खुले हैं पीडीपी के लिए, अगर पीडीपी सहयोग करना चाहेगी। हालांकि अब मेरी फॉर्मल टॉक नहीं हुई है, लेकिन अगर महबूबा जी ने हमारे लिए अगर इतने अच्छे शब्द इस्तेमाल किए तो हम उनका स्वागत करते हैं। हम मिलकर कश्मीर की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। सर वो उनके घर का मामला है, वो एक दिन गुपकार अलायंस बनाते हैं, दूसरे दिन तोड़ते हैं, एक दिन डीडीसी इलेक्शन इकट्ठे लड़ते हैं, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। उनका क्या भरोसा, वो आप उनसे पूछ लें, अपने मामले वो जाने, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सुबह से यज्ञ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सीटें आ रही हैं, हम 46 पार करेंगे। इंजीनियर राशिद बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार ये जम्मू कश्मीर के चुनाव में रहेंगे और ये शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में 12 सीटों के, हालांकि ये पोस्टल बैलेट के रुझान है, लेकिन अगर इसको भी देखें तो 8 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर बीजेपी। हरियाणा में सभी एग्जिट पोल ने एक सुर में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया है, इसलिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जम्मू कश्मीर में इसी तरह 7 सीटों के रुझान हैं, जिनमें 2 सीटों पर तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे लगातार उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हमारे सहयोगी जो संवाददाता हैं वो भी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। रमेश सिंह मेरे सहयोगी आपको जानकारी सुबह से ही दे रहे हैं। कोमल शर्मा भी हरियाणा भवन से मेरे साथ मौजूद हैं। विकास अब्रोल जम्मू से लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। राज बिहारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। टीके राजलक्ष्मी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ रही हैं। राजलक्ष्मी जी आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फटाफट मुझे विकास बताएं, अभी इंजीनियर राशिद को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके घर का मामला है, ये बनाते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं, इस तरह की तमाम बातें वो कह रहे थे। बहरहाल आप क्या देखते हैं, क्या इसको लेकर कोई सुगबुगाहट और बातचीत एग्जिट पोल के बाद से ही शुरू हो गई है? वो लगातार ये कह रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से हम सुन रहे हैं, सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को सपोर्ट करने को तैयार हैं। अगर उनका जो एक ही प्लेटफॉर्म पे वो लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये एक पूरा जो इंडी गठबंधन था वो फिर से इकट्ठा हो रहा है जम्मू कश्मीर में। हालांकि अभी तक इस पे पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग इकट्ठे मिलकर सरकार बनाने की चाहत रखते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के अभी आंकड़े आने हैं और जिस तरह से अभी जम्मू कश्मीर के हालात है, क्योंकि पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं, जम्मू में एक अलग तरह की राजनीति चलती है, कश्मीर में लगता है कि राजनीति चलती है। जम्मू में जहाँ पे भाजपा का एक अच्छा खासा प्रभाव है, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का प्रभाव है। लेकिन इस बार जिस तरह से निर्दलीय खड़े हुए हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई ऐसे नेता जो पहले अलगाववाद से में सम्मिलित थे, अब वो आकर जमहूरियत में आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के जो एक पूरा खेमा है उस पर कहीं ना कहीं सेंध तो जरूर लगेगी। लेकिन अब ये समय के साथ ही पता चल पाएगा कि किस तरह से लोगों का झुकाव रहता है, क्योंकि अभी तक जो लग रहा है जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु सरकार के आसार लग रहे हैं। अभी तक किसी को नहीं लग रहा कि यहाँ पर मेजोरिटी, क्योंकि पहले तो सबसे पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 90 की 90 सीटों पे खड़ी हुई हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों की नब्ज टटोलने में कहीं ना कहीं जम्मू जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, राजनीतिक अन्य दल हैं, वो सफल नहीं हुए हैं। तो लग रहा है कि समय के साथ साथ चीजें क्लियर होंगी, लेकिन अभी यही लग रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति होगी और सरकार जो भी बनेगी वो मिलकर ही बनेगी, कोई अकेले सरकार नहीं बना पाएगा। जी कोमल, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अगर बात करें हरियाणा की, अगर खास तौर से बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों ही जगह जो मुख्य पार्टियां हैं बीजेपी और साथ में कांग्रेस, दोनों का मुख्य मुकाबला है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जो है पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ लेके चल रही है। बीच में ये भी आया, पीडीपी ने कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हमारे जो है विचारों पे थोड़ा चलेगी, साथ मिल के हम काम करेंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पर कोई खास जवाब नहीं दिया था। लेकिन बीजेपी वहाँ पर विकास के मुद्दे पर उतरी इस बार, और वो विकास जम्मू कश्मीर में दिखाई भी दिया। आतंकवाद की जो है उसको हटाने की बात की थी, उसमें काफ़ी सुधार आया। तो इन्हीं मुद्दों
को लेकर के बीजेपी वहां पर उतरी और बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि वहां पर जो है खासतौर से जम्मू को लेकर के जो एक जहां पर हिंदू बहुल जो है ज्यादा है उसको लेकर के ज्यादा उम्मीद है। सीट भी इस बार बढ़ी है। हरियाणा की बात अगर कर लेते हैं, हरियाणा में बहुमत के लिए 46 सीटें जरूरी है। यहाँ पर 10 साल बीजेपी को हो गए हैं लगातार और ऐसे में अभी जो है सत्ता विरोधी लहर जो है वो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन बावजूद उसके बीजेपी पूरी तरह से कह रही है कि हम इस बार भी बहुमत में नहीं आएंगे, बहुमत में आएंगे। वहीं कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हम भी बहुमत में आएंगे और भी पार्टी जो है वो भी अपना जो है वो दावा कर रही है। लेकिन यहाँ देखिए बीजेपी के लिए मुश्किल थोड़ी ज़रूर है हरियाणा में भी, क्योंकि लेकिन बीजेपी ने दोनों ही जगह दोनों ही राज्यों में दरवाजे खुले रखेगी। जो निर्दलीय हैं उनको साथ लेके चलने के, अगर बाई चांस कहीं लगता है कि हम उनके साथ मिल करके जो है वो सरकार बना सकते हैं। और सेम स्थिति कांग्रेस की भी रहेगी और दोनों ही पार्टी पहले से ही इसकी तैयारी भी लगी हुई है। लेकिन मुकाबला जो हरियाणा की खासतौर से बात करें कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखें कि पिछले सालों के मुकाबले में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 2014 में जहां भाजपा की 47 सीटें आई थी वहीं वो 19 में घट गई और 47 की जगह वो 41 हो गई। और इस बार क्योंकि देखिए 10 साल जो है लगातार सत्ता में रहना, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है। कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी यहाँ पर मुख्य तौर पे खड़ी हुई है वो उसका कहना वो रोजगार की बात करके आई कि रोजगार नहीं है, या महंगाई की बात, अग्निवीर को भुनाने की कोशिश की, साथ में पहलवानों के मुद्दे, खिलाड़ियों के मुद्दे भुनाने की, किसानों के मुद्दे भुनाने की कोशिश की, बीजेपी पर आरोप लगाया। लेकिन वहीं बीजेपी ने कहा कि हमने किसानों के लिए खासतौर से तीसरा टर्म अगर मोदी सरकार का देखेंगे तो लगातार जितनी भी कैबिनेट जो हुई है उनमें लगातार किसानों के लिए कुछ ना कुछ स्कीम आती रही है। रोजगार की बात बीजेपी कहती रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं। बावजूद उसके जो है हरियाणा में टफ जो है ये मुकाबला दिखाई देता है, एकदम कांटे का टक्कर का दिखाई देता है। और जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो भी टक्कर में है। आम आदमी पार्टी के अनुराग डांडा वो भी दावा कर रहे हैं, इधर सिंपैथी गेन करना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जब रैली हुई उन्होंने जिस तरीके का भाषण दिया और उस पर जो है वोट लेना चाह रहे थे। तो अब एक चीज़ और हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस से गठबंधन में सीट शेयरिंग करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस को पूरा कोमल, पहलवान, नौजवान, किसान, 3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे थे। राजलक्ष्मी जी, अभी आपने कोमल को भी सुना, मैं चाहूंगा थोड़ा सा, और वैभव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस भी मेरे साथ जुड़ गए। वैभव जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजलक्ष्मी जी मुझे बताएं कि यहाँ पर कांग्रेस अभी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो उत्साहित भी है, शुरुआती रुझान में भी हम ये देख रहे हैं, एग्जिट पोल में भी ये आ चुका है। ये कोई स्ट्रैटेजी आपको लगता है, चाहे वो पहलवान, नौजवान, किसान हो, या फिर आपको लगता है एंटी इनकम्बेंसी थी, इस बार हरियाणा का मिजाज कुछ ऐसा था ही कि कुछ परिवर्तन हो सकता है यदि एग्जिट पोल ठीक निकलते हैं और शुरुआती रुझान इसी तरह आगे बढ़ते हैं? तो वैभव जी, सबसे पहले तो बहुत उत्साहित है कांग्रेस का खेमा। हम देख रहे हैं कि तमाम नेताओं ने जो प्रतिक्रिया दी है उसमें लगभग कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। फिर भी मुझे ये बताएं आप कि क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल की तरफ ही रुझान जाएंगे? शुरुआती रुझानों में हरियाणा में 19 सीटों पर कांग्रेस आगे है और ये पोस्टल बैलेट के हैं, फिर भी कितने आशंकित और कितनी अपेक्षाएं, कितने कॉन्फिडेंट? देखिए प्रवीण जी, ऐसा है जो जनता का मूड था बदलाव का वो एग्जिट पोल में भी दिखा और शुरुआती रुझान में दिख रहा है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है और हरियाणा में जो मूल मुद्दा था वो जवान, किसान, पहलवान और सबसे ऊपर संविधान, इसकी बात हम कर रहे थे। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि हम एक बड़ी जीत के साथ सरकार बनाएंगे। हम 60+ सीटों के साथ हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि जो भाजपा की विभाजनकारी सोच है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, मैंने देखा चुनाव के दौरान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आके जो बयान दिया, जो मोदी जी झूठे बयान दे रहे थे
कि नहीं जी कांग्रेस ने नौकरियों पे रोक लगा दी, जबकि पूरा देश जानता है, ये सर्वविदित है कि मोदी जी की जब से सरकार आई तब से नौकरियों पे पूरी तरीके से रोक लग गया है। जवानों के हक पे डाका डाला है इस सरकार ने। तो जवान, किसान, पहलवान, महिला, दलित, वंचित, शोषित और सबसे ऊपर संविधान, इसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़े थे और जनता का अपार समर्थन मिला है। और हम एग्जिट पोल पे कई बार ये होता है कि नहीं, जब आप आगे होते हैं तो आप समर्थन कर रहे हैं। हमने एग्जिट पोल को कभी भी ये नहीं माना कि वही परिणाम है, लेकिन हाँ, कमोबेश जब जनता जो रुख दिखाती है, जो बात कर रही होती है और वही अगर एग्जिट पोल में आता है तो ये समझ तो आता है कि जनता की बातों को लेके इस बार शायद एजेंसियों ने ईमानदारी बरती हो और वही रुझान है। और हरियाणा, अच्छा, आपके पक्ष में आता है तो कांग्रेस एजेंसी ईमानदार होती है। दिलचस्प है, लेकिन ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक उत्साह का विषय होना चाहिए। कांग्रेस जिस तरह की तैयारियां कर रही, हिमाचल, कर्नाटक के बाद में अगर हरियाणा आपकी झोली में जाता है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शुरुआती रुझान, लेकिन इसमें भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ा गैप इस शुरुआती रुझान में हरियाणा में देखने को मिलता है। 25 पर कांग्रेस, 15 पर भारतीय जनता पार्टी। बहुत शुरुआती है ये रुझान, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये बात, लेकिन फिर भी अभी 44 सीटों के अब तो रुझान आ गए हैं जो आप पहली देख पा रहे हैं। मेरे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार राज बिहारी जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राज बिहारी जी, हरियाणा में कांग्रेस को इस बार जो है एक ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है और ऐसा लगता है, एग्जिट पोल ने जब इशारा किया था तभी से माना जा रहा था, हालांकि कांग्रेस का कॉन्फिडेंस पहले से भी हाई था। एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, नौजवान, किसान, क्या बात आपको लगती है जो भारी पड़ती दिखाई देगी इस बार अगर यही रुझान नतीजों की तरफ बढ़ते हैं तो? हरियाणा में सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 40 सीट जीत पाई थी और जो 2014 में 47 सीट जीती थी। तो जाहिर है कि उसका उतार शुरू हो गया था हरियाणा में पहले भी, और जेजेपी के साथ सरकार बनाने के साथ लोगों की उम्मीदें टूटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जो छवि खट्टर के समय पहले दौर में बनी थी वो दूसरे कार्यकाल में दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बनाने के बाद लगभग लोगों ने मान लिया था कि सरकार में जो ईमानदारी की बात दावे किए जा रहे हैं वो खोखले साबित होने लगे और जनता में इसका बड़ी तेज़ी से प्रतिक्रिया भी हुई। जनता ने पहले, दूसरा यह कि कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ लड़ाई लड़ी, खास तौर पे किसान आंदोलन के दौरान, और एक इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि वहाँ जातिगत जो फैक्टर है, क्योंकि हरियाणा में लंबे समय के बाद कोई गैर जाट का मुख्यमंत्री बनना एक बिरादरी को पसंद नहीं आया, तो उसको लेके भी तीखी प्रतिक्रिया होती रही कि हरियाणा जहाँ जाटों का वर्चस्व है वहाँ कोई गैर जाट मुख्यमंत्री बन जाए और इतने लंबे समय तक चल जाए। तो इसकी भी, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी मान के चल रही थी कि अगर जाटों में प्रतिक्रिया है तो नॉन जाट में भी प्रतिक्रिया होगी, वो उस तरह से नहीं देखी गई। और क्योंकि जिस तरह से अगर आप देखेंगे मतदान वहाँ प्रतिशत रहा है, मतदान गिरा है, तो इसका ये मान के चला जा सकता है कि लोगों में भाजपा सरकार के प्रति जो नाराज़गी पनपती जा रही थी वो चुनाव में पूरी तरह दिखाई दी। यही सबसे बड़ा कारण है। बाकी कांग्रेस के नेता जो भी दावा करें, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर ने पहले 5 साल में सरकार चलाई, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। वो ठीक है, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह रोक नहीं लगा पाए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सरकारों में या अन्य सरकारों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ चढ़ कर हुआ है, मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता जेल में भी गए हैं, कई और भी मुद्दे बने हैं। तो ठीक है, आपने एक्चुअली डायरेक्ट वो सवाल कर दिया तो वैभव जी ने उंगली भी उठा दी है। देखिए, रास बिहारी जी जो कह रहे हैं पूरी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए, ये पूरी तरीके, ये सरकार जांच ही नहीं कराना चाहती है। चाहे वो प्रदेशों में सरकार हो भाजपा की या राज्य केंद्र में, जांच से भागने वाली सरकार है, तो भ्रष्टाचार पे रोक की तो बात ही नहीं। और एक बात और, जाति विशेष की बात मत करिए। मामला ये है कि जो किसान आंदोलन के लिए यहां पहुंचे थे
तो खट्टर जी ने क्या कहा, लठ बजा दो। तो ये जो सोच है ना कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हम दमन करेंगे, इस सोच के खिलाफ जनभावना एकजुट हुई है। किसान हर जात के हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं है, हर जाति धर्म के किसान हैं। तो इस बात को समझ, पर आपने मुझे बड़ा ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया है, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा, क्योंकि आप एक राजनेता हैं, तो आप राजनीति को उस भाषा में समझाएंगे कि क्या जाट वोटों का समीकरण, ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस और जो दलित वोट हैं उनका जो समीकरण है, उसको लेकर क्या कोई राजनीति नहीं हो रही थी? इसको भी थोड़ा समझते हैं।